मध्यस्थता का क्या मेरिट है? तो मीडिएशन क्या है? इट इज़ एन आर्ट, यह एक कला है। दो के विवाद को सुलझा देना, और जब तक वो दोनों मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि जब भी डिस्प्यूट होता है तो दोनों पार्टी क्या रहता है? उग्र रहता है, मिलिटेंट रहता है, समझे। अब उस मिलिटेंसी के नेचर को आप सॉफ्ट कर रहे हैं, तो अगर आप में इस तरह का एफिशिएंसी नहीं है तो आप मेडिएशन नहीं कर पाइएगा। तो मेडिएशन क्या है कि मेडिएशन एक आर्ट है। मेडिएशन, मध्यस्थता करना एक आर्ट है, कला है, नहीं समझे। अगर ये मेडिएटर जो है इफ़िशिएंट हो, मेडिएटर जो है इफ़िशिएंट है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बहुत इजीली डिस्प्यूट सेटलमेंट हो जाता है, बहुत आसानी से वो डिस्प्यूट को सुलझा देता है, समझे। तो मेडिएशन क्या है? इट इज़ एन आर्ट, एंड इफ़ अ मेडिएटर इज एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, देन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट विल मोर पॉसिबल, अधिक संभव होगा। अगर मेडिएशन एक कला है, और यदि मेडिएटर जो है निपुण और अनुभवी हो, तो विवाद का समाधान बहुत अधिक संभव होता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा कि कभी कभी जैसे शादी ब्याह में देखिए कि लड़की वाला इंटरेस्टेड है कि उस लड़का से शादी हो जाए, और लड़का वाला भी इंटरेस्टेड है कि उस लड़की से शादी हो जाए, उसके क्वालिफिकेशन देखते हुए। माने दोनों पार्टी इंटरेस्टेड हैं। लड़की वाला नहीं अप्रोच कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा मांगेगा, नहीं दे पाएंगे, कंफर्टेबल नहीं है, हमारे यहाँ करेगा या नहीं करेगा। लड़का वाला सोच रहा है कि हम लड़का वाला हैं तो हम जाएंगे लड़की इसको कहने, लड़की वाले को भी शादी करना चाहते हैं, तो कहेगा कि कोई गड़बड़ी है क्या। बट बोथ पार्टीज़ आर इंटरेस्टेड। इसमें एकदम थर्ड ग्रेड का अगर मीडिएटर हो तभी भी उसका रेट ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा होगा। तो उसी तरह से यहाँ होता है कि एम्प्लॉयर जो है इंटरेस्टेड है टू सेटल द डिस्प्यूट, और वर्कर्स जो है वो भी इंटरेस्टेड है टू सेटल द डिस्प्यूट, समझे। एम्प्लॉयर इज इंटरेस्टेड टू सेटल द डिस्प्यूट एंड वर्कर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू सेटल द डिस्प्यूट। दोनों इच्छुक हैं कि भैया विवाद समाधान हो जाए। ऐसी स्थिति में रेट ऑफ सक्सेस मीडिएशन का क्या होता है? अपर लेवल पर आपको देखिएगा, यहाँ मीडिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। मीडिएशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो मीडिएटर का रोल क्या होता है? मीडिएटर जो है दोनों पार्टी में इंटरेस्ट केवल पैदा कर देता है, वो मोटिवेट करके दोनों पार्टी को इंटरेस्टेड कर देता है ये किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ मीडिएटर क्या करता है? दोनों पार्टी को इंटरेस्टेड कर देगा, डिस्प्यूट सेटल कर लीजिए, और दोनों सेटल कर लेगा, ठीक है। थर्ड है, इसका एक और मेरिट है कि ये मीडिएटर के पास कोई वर्कलोड नहीं हो। इफ़ देयर इज़ नो एनी एडिशनल वर्कलोड ऑन द मीडिएटर, मीडिएटर पर कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं है, कोई काम है नहीं है, फ्री का आदमी है। ये मीडिएशन कर रहा है तो क्या करेगा? उसी बात को खींचेगा, समझे, पूरा खींचेगा, उसी बात को रगड़ेगा, जिसके चलते क्या होगा? वो ये कहिएगा कि देन द मीडिएटर कैन डिवोट मोर टाइम इन डिस्प्यूट सेटलमेंट, समझे। तो अगर मीडिएटर पर वर्कलोड नहीं है, मीडिएटर पर कोई एडिशनल वर्कलोड नहीं है, तो वहाँ डिस्प्यूट सेटलमेंट पर वो ज़्यादा टाइम देगा, मोर टाइम वो वेस्ट करेगा, मोर टाइम वेस्ट करेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब ज़्यादा टाइम वो देगा डिस्प्यूट सेटलमेंट में, तो वहाँ विवाद का आसानी से या कम समय में समाधान संभव होगा, यानी कि मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम में वो डिस्प्यूट सेटल होना एकदम पॉसिबल है, कि क्योंकि वो इतना ना टाइम वेस्ट कर रहा है कि वो दोनों पार्टी एग्री कर जाएगा, दोनों पार्टी को कन्विंस वो कर लेगा।
अब मीडिएटर अगर बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हो, उलट के हम कहेंगे डिमेरिट्स में, समझे। इसके डिमेरिट्स हम लोग देख लें कि डिमेरिट्स हम कहेंगे, ये तो मेरिट्स हो गया, डिमेरिट्स में कहेंगे कि अगर मीडिएटर बहुत बिजी पर्सन हो, मीडिएटर बहुत बिजी पर्सन हो, तो या तो डिस्प्यूट सेटल नहीं होगा, या तो डिस्प्यूट सेटल नहीं होगा। अगर सेटल भी होगा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, समझे। यानी कि आइदर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट विल नॉट पॉसिबल, समझे, अदरवाइज द डिस्प्यूट सेटलमेंट में बी टाइम टेकिंग, समझे। या तो नॉट पॉसिबल होगा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, और या टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मीडिएटर को जब फुर्सत मिलेगा, लीजर पीरियड मिलेगा, तभी वो डिस्प्यूट पर ध्यान देंगे। एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि अगर वो डिस्प्यूट सेटलमेंट में मीडिएटर का कोई इंटरेस्ट वेस्टेड हो, जैसे मीडिएटर कह दिया एम्प्लॉयर को कि आप जो है डिस्प्यूट सेटल कर देंगे, लेकिन आप हमारे 2 एम्प्लॉय को, 2 पर्सन को बहाल कर लीजिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में 2 एम्प्लॉय को रख लीजिए, समझे। अब वो एम्प्लॉय जो आएगा वो किस क्वालिटी का होगा, समझे। क्वालिटी तो जानते नहीं हैं, ख़राब क्वालिटी के एम्प्लॉय को कितना वो रखेंगे। तो वह रिफ्यूज कर गया, इसको इंटरेस्ट है, तो वहाँ क्या करेगा, विवाद को और मिलिटेंट कर देगा, वायलेंट कर देगा, नहीं समझे। तो अगर ओन इंटरेस्ट ऑफ मीडिएटर is vested in dispute settlement, then in case of non-fulfillment of the interest, the settlement of dispute will not possible. तो दूसरा एक प्रॉब्लम है कि मीडिएटर का अगर इंटरेस्ट वेस्टेड हो, मीडिएटर का कोई स्वार्थ उसमें निहित हो, ठीक है, और ये स्वार्थ पूर्ति नहीं हो, नॉट फुलफिल, तो वैसे में डिस्प्यूट सेटलमेंट क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा कि वो डिस्प्यूट सेटल नहीं हो पाएगा। इसलिए कि जब तक उसका स्वार्थ नहीं पूरा होगा तब तक वो डिस्प्यूट सेटल नहीं होगा और पिन मार देगा, ठीक है। तीसरा मीडिएशन में है कि इसका जो एग्रीमेंट है, मीडिएशन का जो एग्रीमेंट होगा वो हो सकता है कि बायस एग्रीमेंट हो। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एग्रीमेंट, यानी पक्षपातपूर्ण हो सकता है। एक पार्टी उसको कुछ मोटिवेट ज़्यादा कर दिया, मीडिएटर को जो है वो ऑबलाइज कर दिया किसी न किसी बेसिस पर, तो वो जब मीडिएटर को ऑबलाइज कर देगा तो मीडिएटर जो भी डिसीजन दिलाना चाहेगा, जो भी एग्रीमेंट कराना चाहेगा, वो इन द फेवर ऑफ दैट पार्टी। तो अगर एम्प्लॉयर मोटिव उसको ऑबलाइज कर दिया या वर्कर के साइड से ऑबलाइज हो गया, समझे, तो जैसे ऑबलाइज हो जाएगा तो वहाँ जो भी एग्रीमेंट होगा वो परफेक्ट एग्रीमेंट नहीं होगा, वो बायस्ड एग्रीमेंट्स होगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एग्रीमेंट, पक्षपातपूर्ण एग्रीमेंट की संभावना हम लोग देखते हैं, समझे। अगला मेथड है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच। दोनों में डिफरेंस नहीं दिखाइएगा, बाद में बता दें। जांच, समझे। अब ये जो है वो डायरेक्ट मेथड नहीं है, इट इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। यानी इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए डायरेक्ट मेथड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इट इज एन इनडायरेक्ट मेथड, समझे। द इन्वेस्टिगेशन हेल्प्स इन डिस्प्यूट सेटलमेंट या डिसीजन मेकिंग
फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ये हेल्प करता है, समझे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख लें कि कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के बारे में अपने बीमारी के संबंध में डॉक्टर को बतलाया, और डॉक्टर जो है वो कौन बीमारी है इस पर कंफ्यूज हो गए। उनमें 2-3 तरह का लक्षण जो दिखाई दे, या 2-3 बीमारी में सिमिलर लक्षण आता है। अब वो एकदम पिन पॉइंट की यही बीमारी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो भेज देते हैं पैथोलॉजी सेंटर में, नहीं, या एक्सरे के लिए या अल्ट्रासाउंड के लिए भेज देते हैं। और जब वो रिपोर्ट आता है उनके पास, तब वो कंफर्म हो जाते हैं कि उसको यही बीमारी है। तो पैथोलॉजी सेंटर भी क्या जो है वही इन्वेस्टिगेशन है, समझे। गवर्नमेंट किसी भी विवाद को समाधान के लिए अगर चाहती है तो इन्वेस्टिगेशन करा लेगी, और इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट आया उस हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर इशू कर देगी, समझे। गवर्नमेंट डिसीजन ले करके भेज देगी कि यह हम डिसीजन लिए हैं, या अब लागू कीजिए, अपना डिस्प्यूट खत्म। यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट से लिए रिलेटेड गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसीजन लेके ऑर्डर इशू कर देगी दोनों पार्टी को। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, समझे। तो जिस तरह पैथोलॉजी सेंटर वाला है कि जैसे रिपोर्ट आता है, अब गवर्नमेंट डॉक्टर कंफर्म हो गया, आंख बंद करके दवाई लिख दिया, उसी तरह गवर्नमेंट डॉक्टर है, पैथोलॉजी सेंटर इन्वेस्टिगेशन है, समझे। गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उस समझिए मेडिसिन लिख दिया डॉक्टर ने। तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब कैसे होता है यह इन्वेस्टिगेशन, ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर होंगे। इन्वेस्टिगेटर ये होंगे अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। इन इन्वेस्टिगेटर को पावर ऑफ कोर्ट होगा, कोर्ट का अधिकार होगा, किसके लिए, फॉर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करेंगे, आप ये नहीं कहिएगा कि पास चाहिए, पास बनवाइए। उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है दैट विल बी कंसिडर्ड एज पास टू इंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, आप ये नहीं रिफ्यूज नहीं कर सकते, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, रिकॉर्ड्स नहीं देंगे। वो जा कर के किसी भी वर्कर से या मैनेजमेंट के स्टाफ से वो डिस्प्यूट के मैटर पर आपसे जांच कर सकते हैं, आपसे पूछताछ कर सकते हैं, समझे। और नहीं होगा तो आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, उसके लिए एफिडेविट आपसे सबमिट करा सकते हैं। बहुत होता है कि हम वर्बल स्टेटमेंट दिए तो कहेंगे कि नहीं एफिडेविट करके दीजिए कि जो आप कह रहे हैं वो सब सही है, तो एफिडेविट सबमिट करा सकते हैं, यही कर सकते हैं। यानी ये वेस्टेड द पावर ऑफ कोर्ट, vested the power of court vested the power of court for investigation। ये इन्वेस्टिगेटर को पावर होगा कि जांच करने के लिए इनको कोर्ट का पावर होगा। अब यहाँ है कि इन्वेस्टिगेटर कितना होगा, समझे। द गवर्नमेंट मे अपॉइंट 1 और मोर देन 1 इन्वेस्टिगेटर्स। एक भी इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करेगी या एक से ज़्यादा भी करेगी, तो 1 होगा और मोर होंगे, समझे। अब यहाँ देखिए कि अगर एक से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया तो 1 चेयरमैन हो जाएगा, एक उसको चेयरमैन अपॉइंट करेगी, कौन, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, समझे। एक इन्वेस्टिगेटर है, नो प्रॉब्लम। एक से ज़्यादा जैसे इन्वेस्टिगेटर होगा, एनीवन विल बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन बाय द गवर्नमेंट, समझे। यही जब कानून लिखेंगे तो शैल का प्रयोग हमको करना होगा, तो एक को वो चेयरमैन अपॉइंट कर देगी। अब क्या है कि डिस्प्यूट रेफर करेगी गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट जो है वो डिस्प्यूट रेफर कर दी, विवाद को
रेफर कर दी। जैसे विवाद रेफर हुआ, ये अपना इन्वेस्टिगेशन वर्क स्टार्ट कर देंगे। द इन्वेस्टिगेटर विल स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन वर्क। और यहाँ टाइम बाउंड होता है, समझे। और ये टाइम बाउंड है कि ये प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है, ये लिमिटेड टाइम है या पीरियड है, ये लिमिटेड टाइम है। आपको इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेना है और अपना रिपोर्ट तैयार कर लेना है। अगर लिमिटेड पीरियड से थोड़ा सा एक्सटेंशन लेना है तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके टाइम को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं। कि हमको जैसे भारत में 6 माह है, 6 मंथ्स है, अब चाहिए तो 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन और एक्सटेंड करा लीजिए। लेकिन मल्टी टाइम्स एक्सटेंशन नहीं होता है। डिस्प्यूट है ना, लंबा समय तक रह जाएगा तो पूरे इकोनॉमिक पैरालाइज होने की स्थिति आ जाएगी, समझे। पूरा इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगा, समझे, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसलिए यहाँ एक्सटेंशन बहुत अनलिमिटेड या मल्टीपल टाइम्स में नहीं दिया जाता है। 6 माह है, काफ़ी है। आप बहुत लीजिएगा, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन और ले सकते हैं टाइम, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये आप अपना इन्वेस्टिगेशन कर लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब आप रिपोर्ट तैयार कर लीजिए और ये अपना रिपोर्ट किसको भेज दीजिएगा, गवर्नमेंट को। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चला गया गवर्नमेंट को। अब वो रिपोर्ट के ऑन द बेसिस ऑफ या कंसिडरिंग द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन द गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ दैट डिस्प्यूट। वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है उसके विवाद के समाधान के लिए निर्णय ले लेगी। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसे जान लीजिए कि यह इन्वेस्टिगेशन का एंगल होता है, समझे, या ऑब्जेक्टिव होता है, समझे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएगा, गवर्नमेंट कराती है और डायरेक्टिव रहता है कि आप केवल विवाद का कारण बता दीजिए, बस आप विवाद का कारण बता दीजिए ना, कारण बता दीजिए, समाधान हम उसका निकाल लेंगे। तो कभी कभी डायरेक्टिव में रहता है कि आप केवल विवाद के कॉज को हाईलाइट कीजिए, इसलिए कि दोनों पार्टी जो कॉज बता रहा है डिस्प्यूट का, वो दोनों कॉज जो है वो सिमिलर नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, समझे। अगर 5 कॉज बताया, अब 5 में 2 सिमिलर हो और 3 डिफरेंट हो, तो क्या रियल कॉज है, पाँचों किसका रियल कॉज है या अलग कॉज है। तो केवल कॉज बता दीजिए, हम समाधान निकाल देंगे। कभी कहते हैं, डायरेक्टिव दिया जा सकता है कि आप पूरे विवाद का एक विवरणी दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन, समझे, पूरा विवाद कैसे 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 उत्पन्न हुआ, पूरा आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन तैयार कर दीजिए, समझे, ए ब्रीफ डिटेल डिस्क्रिप्शन, यानी संक्षिप्त में वो सारा डिटेल कर दीजिए। तो जब भी क्राइम वगैरह होता है तो जो पुलिस अपना डायरी सबमिट करती है कोर्ट को, वो क्या है, वहीं ब्रीफ डिटेल डिस्क्रिप्शन है। 12 बज रहा था, धूप था, ऐसे हुआ, ये दिन था, ये स्थान था, सारा डिटेल अपना कोर्ट अपना उसको देख लेता है। तो कभी कभी ये देखा जाता है, कभी कारण पूछा जाता है, कभी वो कहेगा कि ये बताइए कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप रेमेडीज़ बता दीजिए, आप टोटल इन्वेस्टिगेट कीजिए, सब कीजिए, लेकिन इस पर क्या रेमेडी होगा, इसका रेमेडियल स्टेप क्या होगा, इस पर क्या जजमेंट होना चाहिए, ये हमको बता दीजिए इन्वेस्टिगेट करके। तो वो इन्वेस्टिगेट करके सॉल्यूशन बता देता है, नहीं समझे। तो अलग अलग डायरेक्टिव हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, समझे। जनरली क्या करता है कि वो विवाद के समाधान पूछ लेता है कि इसमें क्या डिसीजन होना चाहिए, और नहीं तो कारण पूछ लेता है, और पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन ये नहीं, समझे। या तो विवाद का समाधान क्या होगा या विवाद का कारण क्या है, समझे। तो यही 2 चीज़ पूछा जाता है, 2 एस्पेक्ट से या 2 डायरेक्शन दिया जाता है। ठीक है। तो ये अपना देखे, कहीं एग्रीमेंट नहीं कराया, कहीं सेटलमेंट नहीं कराया, कहीं डिसीजन नहीं करा दिया, क्या किया, अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। एंड एज पर नेसेसिटी द इन्वेस्टिगेटर may request to the government regarding extension of the time limit।
अगर आवश्यकता हो तो ये इन्वेस्टिगेटर जो हैं वो समय विस्तार के लिए क्या कर सकते हैं, सरकार से आग्रह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के गुण, तो इन्वेस्टिगेशन भी क्या है, और है जैसे चोर को पकड़िए और कहिए कि तू चोरी किया है तो क्या कहेगा, हाँ किए हैं। तो एम्प्लॉयर वर्कर में अगर झगड़ा हो तो दोनों पार्टी एक दूसरे का कमी बताएगा, अपना कमी कभी नहीं बताएगा हमें। तो इन्वेस्टिगेशन भी आता है, समझ गए, इतना क्लियर है। कि दूसरा चीज़ देखिए कि लेट कि 100 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हुए, 100 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ, और आउट ऑफ 100 इसमें 60 का सिमिलर कॉज था। नहीं समझे, विवाद हुआ 100 औद्योगिक विवाद हुआ, और 100 औद्योगिक विवाद में 60 का कारण क्या है, सिमिलर है। और गवर्नमेंट जो है अब देखेगी कितना इसी मैटर पर केवल विवाद हुआ है। अब ये विवाद समाधान जो है एक के बार में सब करेंगे, क्या हेल्प कर दिया किसमें, इनेक्टमेंट और अमेंडमेंट ऑफ लॉ, कानून पारित करने या कानून में संशोधन करने में हेल्प कर दिया। किस मैटर पर केवल विवाद हो रहा है, अब क्या कीजिए, कानून पारित कर दिया, केवल सब विवाद साफ, समझ गए, सारा का सारा विवाद क्या किया, एक के बाद में साफ कर दिया। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है हेल्प करता है सरकार को किस क्षेत्र में, कानून पारित करने या कानून में संशोधन करने, समझ गए। दूसरा, जैसे हम लोग देखें कि डॉक्टर कंफ्यूज हो गया, डायग्नोज नहीं कर पा रहा है कि कौन बीमारी है, कहाँ बैठता है, पैथोलॉजी सेंटर के पास, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड के पास, और जैसे रिपोर्ट आ जाता है डॉक्टर 100% कन्फर्म हो जाता है ना, नहीं हो जाता है, और उसको अब दवा लिखना क्या है, कठिन हो गया कि आसान हो गया। तो जब ये सबमिट करता है सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट सबमिट कर दिया, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, इसलिए कि इसमें पूरा डिटेल जो है वो आ जाता है, कारण क्या है, इस पर निर्णय क्या होना चाहिए, सारा डिटेल मांग सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, अब जैसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी किया जाता है, जब इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है ना, तो देखिएगा कि क्रॉस क्वेश्चन, डिबेट वगैरह में देखिएगा ना, क्रॉस क्वेश्चन होता है। क्रॉस क्वेश्चन से क्या होता है कि रियलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, रियलिटी हाईलाइट करा सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन। तो यहाँ भी जो इन्वेस्टिगेटर है कुछ क्रॉस क्वेश्चन करता है, और क्रॉस क्वेश्चन से क्या होता है कि जिस मैटर पर डिस्प्यूट है वो तो विजुअल है, लेकिन फ्यूचर में किस मैटर पर डिस्प्यूट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो भी सामने आ जाता है, समझे। यानी टेंटेटिव डिस्प्यूट हाईलाइट हो सकता है, और जैसे टेंटेटिव डिस्प्यूट, संभावित विवाद जो हाईलाइट हो जाएगा, तो जब गवर्नमेंट डिसीजन देगी क्या करेगी, उसको भी इंक्लूड कर देगी कि आप इस तरह का नहीं कीजिएगा, इस पर एक्शन होगा। यानी कि यहाँ टेंटेटिव डिस्प्यूट, संभावित विवाद, टेंटेटिव डिस्प्यूट अगर हाईलाइट हो जाए, अगर हाईलाइट कर दिया जाए बाय द पार्टीज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो उस डिस्प्यूट का प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्यूट पॉसिबल होता है।
डिस्प्यूट की रोकथाम जो है वो पॉसिबल हो जाता है, संभव हो जाता है, उस डिस्प्यूट को रोका जा सकता है। समझे? तो यहाँ यह भी एक बहुत बड़ा अच्छाई है कि जो विवाद है उसका समाधान करिए रहें, लेकिन जो संभावित विवाद है उस पर भी हम उसकी रोकथाम कर देते हैं। समझे? तो ये इसका मेरिट्स है। डिमेरिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या डिमेरिट्स है? तो पहला डिमेरिट है कि ये इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन आर्ट है और उतना विजन नहीं हो, उतने एक्सपर्टीज नहीं हो, तो दोनों पार्टी अपने कमी को कभी हाईलाइट नहीं कर सकता। तो अगर इन्वेस्टिगेटर जो है एक्सपर्ट नहीं हो, नॉट एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, समझे? एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, समझे? तो परफेक्ट रिपोर्ट का सबमिशन संभव नहीं होगा, एक बेहतर प्रतिवेदन नहीं आ सकता, समझे? यानी इफ द इन्वेस्टिगेटर इज नॉट experienced and expert person, then there will be no possibility of submission of a perfect report। समझे? परफेक्ट रिपोर्ट आ ही नहीं सकता, दे नहीं पाएंगे। दूसरा क्या होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी या परसेप्शन होता है। जितने भी लोग हैं, एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो 50 का परसेप्शन, सोच या व्यू या ओपिनियन अबाउट एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर वो सिमिलर नहीं हो सकता, समझे? सिमिलर नहीं हो सकता। जैसे मानिए कि एक डायग्राम है, इस डायग्राम को दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो हम तो डायग्राम कह दिए, लेकिन रियल सेंस में डायग्राम भी नहीं है। तो जितने भी ओपिनियन हैं, कोई कहेगा जिग-जैग है, तो कोई कहेगा मछली का खाता है, तो कभी कुछ कहेगा नेट है, जाली है, ये सब है, समझे? तो हर का इंटरप्रिटेशन डिफर कर गया, हर की परसेप्शन अलग अलग हो गई, लेकिन रियलिटी क्या होगा? एक ही होगा, रियलिटी एक ही होगा। तो इसकी रियलिटी क्या है? कुछ नहीं है, तो कुछ जरूर है, कुछ परफेक्ट तो है, परफेक्ट भी है। जैसे क्या हुआ कि 2 साल का बच्चा था और उसको स्लेट और पेंसिल दिया गया, और स्लेट पेंसिल पर देखिएगा ऐसे ही लिखता है। तो रियलिटी था कि 2 साल के बच्चा को स्लेट पेंसिल दिया गया और पेंसिल से स्लेट पर ऐसे 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 करता है, तो वही था। और जब उसका एक्सप्लेन करने लगे तो वो रियलिटी कहाँ है, हमारा परसेप्शन कहाँ है, समझ गए? तो इसी तरह से होता है कि अबाउट एनी सब्जेक्ट मैटर द ओपिनियन ऑफ मोर देन वन इन्वेस्टिगेटर्स में डिफर, समझे? ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम गलत कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, द कंक्लूजन में बी रॉन्ग, समझे? तो यहाँ एक दूसरा प्रॉब्लम आता है कि ओपिनियन या परसेप्शन, ओपिनियन और परसेप्शन of different investigators में डिफर हो सकता है। और ऐसी स्थिति में कंक्लूजन जो होगा रिपोर्ट में, जो कंक्लूड करेंगे वो क्या होगा? फॉल्स हो सकता है। और फॉल्स कंक्लूजन पर जब भी आप डिसीजन लीजिएगा वो बहुत भयंकर हो सकता है, उसका रिएक्शन बहुत हो सकता है, समझे? तो एक यहाँ ये भी संभावना होती है कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर या कोई भी सिचुएशन आपको दे दिया जाए, कोई भी इवेंट या अकरेंस दे दिया जाए और उस पर परसेप्शन मांगा, ओपिनियन मांगा जाए,
शेयर किया जाए मोर देन 1 पर्सन्स का, तो उसमें डिफ़र हो जाएगा, समझे। और जब डिफ़र होगा और हम लास्ट कंक्लूड करेंगे तो हो सकता है वो गलत हो जाए, और उस पर जब डिसीजन ले लेंगे ऑटोमेटिक वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ एक ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा होता है कि कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और उस पर इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, तो उस इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट है वो इम्परफेक्ट हो सकता है, वो परफेक्ट नहीं होगा, इम्परफेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो सकता है। जैसे फोर्टर स्कैम 1995-6 में वो हाईलाइट हुआ, उस समय से सीबीआई जांच करिए रहा है, कितना दिन हो गया, 25-26 साल हो गया, आज भी उसका 100% कंप्लीट नहीं हुआ है इन जांच, समझे, आज भी 100% जांच कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इतने मैन पावर इन्वेस्ट हुआ, समझे, तभी भी 100% का रिपोर्टिंग नहीं हो पाया। तो कॉम्प्लिकेटेड अगर मैटर है, अगर कॉज ऑफ डिस्प्यूट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट कॉम्प्लिकेटेड है, तो परफेक्ट रिपोर्ट नहीं आएगा, यानी इम्परफेक्ट रिपोर्ट आने की संभावना रहती है, इम्परफेक्ट रिपोर्ट आने की पॉसिबिलिटी रहेगा। तो एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, और उस पर अगर डिसीजन हो गया फिर से गड़बड़ हो जाएगा। अधिनिर्णयन एडजुडिकेशन, समझे, एडजुडिकेशन में ये जुडिशियल प्रोसेस होता है, समझे, जुडिशियल प्रोसेस होता है 100%, इट इज़ ए जुडिशियल प्रोसेस फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इसमें क्या होगा कि एडजुडिकेटर अपॉइंट होंगे, एडजुडिकेटर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और ये होंगे, ये जुडिशियल पर्सन होंगे, न्यायिक व्यक्ति होंगे। यानी कि जुडिशियल पर्सन को ही अपॉइंट किया जाएगा एड एडजुडिकेटर। उसमें अलग अलग राष्ट्र का जब स्टडी कीजिएगा या भारत को देखिएगा तो उसमें कहता है कि हाई कोर्ट का जज हो या जज बनने की योग्यता रखते हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हों या रहे हों, सुप्रीम कोर्ट का जज हों या रहे हों, इस तरह से क्वालिफिकेशन उनका फिक्स किया गया, समझे। तो जुडिशियल पर्सन को ही ये एडजुडिकेशन के अंतर्गत एडजुडिकेटर बनाया जाता है। और फुल फ्लेज्ड कोर्ट का सिस्टम होता है, जिस तरह से कोर्ट है उसी तरह का ये होता है। अब जैसे कोर्ट में क्या है, एक जज साहब हो गए, एक जज साहब नीचे आइए, 2 वो कटघरा रहेगा, एक वर्कर रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा, एक तरफ एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये ऑडियंस है, वकील साहब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब एडजुडिकेशन में डिस्प्यूट भेजती है गवर्नमेंट, यहाँ डिस्प्यूट कौन भेजती है, गवर्नमेंट भेजती है, डिस्प्यूट रेफर करती है गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट डिस्प्यूट रेफर की, when the government refers any dispute to adjudication, then the adjudicator starts the adjudication proceeding। जब सरकार विवाद को अधिनिर्णय में भेजती है या अधिनिर्णय करता अपना अधिनिर्णय प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, ठीक है। जबकि आप सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, तो उसमें विवाद कौन भेजता है, पार्टी। जिस 2 पार्टी के बिटवीन डिस्प्यूट होता है वो कोई ना कोई एक पार्टी लेके जाता है डिस्प्यूट को कोर्ट में। यहाँ कोर्ट में डिस्प्यूट को भेज रहा है गवर्नमेंट, तो वहाँ जब पार्टी भेज रहा है तो वो जजमेंट भी किसको मिलता है, पार्टी को मिल जाता है।
तो यहाँ डिस्प्यूट तो भेज रही है गवर्नमेंट, जो इसका डिसीजन होगा इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट, वो डिसीजन जाएगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास। अब वो डिसीजन क्या है वो गवर्नमेंट ही जानती है। अब गवर्नमेंट उस डिसीजन को लागू करे या नहीं लागू करे गवर्नमेंट के ऊपर है। तो इनके जो डिसीजन होते हैं उसको डिसीजन नहीं कहा जाता है, इनके डिसीजन को कहा जाता है अवार्ड। इनके डिसीजन को क्या कहा जाता है? अवार्ड, AWARD, अवार्ड। ठीक है। अब गवर्नमेंट देखेगी कि इस अवार्ड को अब लागू किया जाए कि लागू नहीं किया जाए, दोनों हो सकता है। लागू किया जाए या लागू नहीं किया जाए, दोनों एस्पेक्ट आता है यहाँ। अब अगर लागू किया जाए, इस पर हम लोग देखें तो लागू किया जाए तो उसके लिए क्या होता है, ये गवर्नमेंट जो है वो एक लिमिटेड पीरियड में इस अवार्ड को पब्लिश करेगी अपने ऑफिशियल गजट में, पब्लिश करेगी। ये लिमिटेड पीरियड है, भारत में 30 दिन है, 30 डेज है, समझे। इतने दिन के अंदर उस अवार्ड को क्या करना होगा? पब्लिश करना होगा। अब इतना टाइम लिमिट है, इतना टाइम पीरियड में पब्लिश करना है, यही टाइम पीरियड है, समय अवधि है, इसमें पब्लिश करना है। इसमें कहीं भी पब्लिश कर सकती है। लेट कि गवर्नमेंट क्या की, यहाँ पब्लिश कर दी, यहाँ पब्लिश कर दी, और पब्लिश होने के एक लिमिटेड पीरियड के बाद से यहाँ से इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो इतना पीरियड के बाद, यही टाइम पीरियड, इतना टाइम पीरियड के बाद से वो लागू होगा, ठीक है। अब कोर्ट का जजमेंट जो लागू होता है फॉर एवर के लिए, या अनटिल अनलेस द फर्दर जजमेंट ऑन दैट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि कोई जजमेंट आया वो तब तक लागू रहेगा जब उस विषय पर दूसरा कोई जजमेंट नहीं आ जाता, समझे। यहाँ लिमिट किया गया, भारत में 1 साल तक कंपल्सरी लागू रहेगा। 1 साल के बाद मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, उस मैटर पर विवाद कीजिए, जो करना कीजिए। और इसको एक्सटेंशन भी मिलता है, 2 बार एक्सटेंशन भी देना है, समझे। तो अब इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग तो उसको डिटेल कर लेंगे। यहाँ से वो अवार्ड क्या होगा? इम्प्लीमेंट होगा फॉर लिमिटेड पीरियड। और उस लिमिटेड पीरियड तक आप इस मैटर पर कोई इंडस्ट्रियल एक्शन नहीं कर सकते टिल द वैलिडिटी ऑफ दैट अवार्ड, समझे। अब दूसरा एस्पेक्ट देखिए कि ये गवर्नमेंट नहीं चाह रही है डिस्प्यूट को मैंने उस डिसीजन को लागू करना, समझे। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है। और इंटरेस्टेड क्यों नहीं होती है कि अगर एक अवार्ड लागू होने के कारण किसी ऑर्गेनाइजेशन में का अवार्ड है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर अवार्ड लागू कर दें और उस नेचर का दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट एकाएक हो जाए सब में, तो एक इंडस्ट्री के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हज़ारों इंडस्ट्री में डिस्प्यूट को रेज कर देना, ये जो है अच्छा नहीं है, समझे। तो देखती है कि इस अवार्ड का अगर इम्पैक्ट, इविल इम्पैक्ट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ रहा है, वहाँ गवर्नमेंट सोचती है, या उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट हो रहा है इविल इम्पैक्ट, तो इफ़ देयर इज़ एनी इविल इम्पैक्ट ऑफ दैट अवार्ड, तो गवर्नमेंट उस अवार्ड को लागू करने से बचती है, समझे। वैसे अवार्ड को नहीं लागू करती है। तो उसका एक डिवीज़न होता है, उसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन डिवीज़न, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन अंग, समझे। उसी में इसको जस्टिफाई किया जाता है कि इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट, कि इसको लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अब आ गया कि इसको लागू नहीं करना है, ये रिपोर्टिंग आ गया, इट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब आ गया रिपोर्ट कि नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, तो नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो अब गवर्नमेंट जी को है कि आप लेजिस्लेचर में रखिए, और लेजिस्लेचर में रख करके इसको क्या कीजिए? डिसॉल्व कर दीजिए।
इस अवार्ड को कहाँ रखिए, लेजिस्लेचर में, और लेजिस्लेचर के द्वारा आप क्या कीजिए, उसको डिसॉल्व कर दीजिए, भंग कर दीजिए, समझे। तो अपने यहाँ दो तरह का लेजिस्लेचर है, एक है पार्लियामेंट और दूसरा है असेंबली। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का एडजुडिकेशन है तो असेंबली द्वारा डिसॉल्व करेगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एडजुडिकेशन है तो वो पार्लियामेंट द्वारा डिसॉल्व कर देगा, और जैसे डिसॉल्व कर देगा वो बात अवार्ड जीरो बैलेंस पर चला जाएगा, उस अवार्ड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो ये यही मेथड है जिसमें आप देखें क्या है कि हूबहू कोर्ट का प्रोसेस हम अपनाते हैं, लेकिन कोर्ट और एडजुडिकेशन में सर्टेन डिफरेंस है। नहीं, सर्टेन डिफरेंस ये है कि पहला, यहाँ डिस्प्यूट गवर्नमेंट रेफर करती है, समझे। ये जो अपना डिसीजन होता है उसका इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड उसका नोमेनक्लेचर है, वो किसको भेजते हैं, गवर्नमेंट को। अब उस अवार्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट उसको नोटिफाई नहीं करेगी, जबकि कोर्ट का जजमेंट जैसे आ जाता है वो क्विक इफेक्टिव हो जाता है। दूसरा, अवार्ड की वैलिडिटी एक लिमिटेड पीरियड तक होती है, यहाँ जजमेंट की वैलिडिटी अनलिमिटेड है, अनटिल और अनलेस पर कोई फर्दर दूसरा कोई जजमेंट नहीं आ जाता। तो ये सर्टेन डिफरेंसेज है बिटवीन कोर्ट एंड एडजुडिकेशन, समझे, ये सर्टेन डिफरेंसेज है।